रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट टू। जब हम इसमें पार्ट टू में आते हैं तो आप लोग इसमें कुछ और चीजें भी सीखने वाले हैं। जैसे कि जब हमने पार्ट वन की बात करी थी तो हमने क्या चीजें सीखी थी। हमने पार्ट वन में सीखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद मिरर सीखे थे, मिरर के बाद लेंस के बारे में कुछ पढ़ा था, और उन सब के पढ़ने के बाद हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब आता है सेकंड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम सीखने वाले हैं पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले एक चीज रह गई थी और वो है आपका साइन कन्वेंशन। क्योंकि जब तक साइन कन्वेंशन नहीं होता, यानी कि जब तक आप साइंस को नहीं समझ पाते कि एक मिरर में कहां पर ऑब्जेक्ट होगा और कहां पर उसका इमेज होगी, या कहां पर ऑब्जेक्ट के पास इंसिडेंट रे किस साइड से आ रही होगी, लेफ्ट से आ रही होगी या राइट से आ रही होगी, इन सबको जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि एफ की वैल्यू, वी की वैल्यू, यू की, इन सब की वैल्यू क्या है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम बात मिरर की करते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला आता है 1/f = 1/v + 1/u का। ये वाला फॉर्मूला जो है वो मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब इस मिरर फॉर्मूला को करने के लिए सबसे पहले क्या, एफ मान लो दिया हो तो वो प्लस है या माइनस है, वी मान लो दिया हो तो वो प्लस है या माइनस है, यू मान लो दिया हो तो वो प्लस है या माइनस है। अब उस कंडीशन में क्या है कि जो वी है ना आपका, वी समझिए आप, वी जो है वो क्या है, इमेज। क्या है, इमेज, डिस्टेंस वगैरह जो भी आप समझ सकते हैं। यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट की है, इसकी, ऑब्जेक्ट की। और एफ क्या है, एफ है फोकस। क्या है, फोकस। बहुत अच्छे। लेकिन जरूरी यह है जानना कि आखिर फोकस क्या है, प्लस है या माइनस है, या फिर कौन सा साइन उस पर लगना है। तो आइए समझते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से आपके लिए बना रखा है। मान लीजिए कि मिरर है, सही है, और इस मिरर में ये पीछे क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रही है पॉलिश। अब इस पॉलिश में आप देख सकते हैं ये जो है, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आप देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो हाइट जो अगर ऊपर की तरफ रहेगी तो वो पॉजिटिव में होगा ऑब्जेक्ट, नीचे की तरफ रहेगी तो निगेटिव में रहेगा। दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से राइट हैंड साइड में है तो फिर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहने वाला है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऑब्जेक्ट निगेटिव रहने वाला है। पर मेनली क्या होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो, या कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। अगर मैं ऐसे कहूं तो लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में होने की वजह से इसकी कंडीशन ये है कि यू हमेशा माइनस में रहता है। यू हमेशा किस में रहता है, लगभग माइनस में रहता है। तो यू तो हो गया माइनस में परमानेंट। दूसरी चीज ये है आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। आप चाहो तो इसकी एक बार क्या कहते हैं फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन आपको ये समझना तो पड़ेगा कि जब भी कोई भी चीज, सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड में है वो माइनस होगी, राइट साइड में है तो प्लस होगी। अगर फोकस यहाँ पे बन रहा है और वो क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो माइनस होगा, राइट साइड में है तो प्लस होगा। बस बात खत्म हो गई। तो यू तो हमेशा किस में रहता है, लेफ्ट में, तो ये माइनस रहेगा। बाकी आप जान ही चुके हैं, ठीक है। बस तो इतना खत्म होने के बाद आपको हम बताते हैं कि कैसे सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं। तो न्यूमेरिकल अगर आपको कंप्लीट करने हैं तो करना बड़ा आसान है, सिंपल सी बात। अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको कवर करने हैं तो पहली चीज, इसको एक मिनट रोको, ये समझो कि पहली चीज मैंने आपको जो बताई, कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए जाएंगे, जैसे 1/f = 1/v + 1/u। एक तो फॉर्मूला ये जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। दूसरा आता है आपको मैग्निफिकेशन। एक नंबर में आपसे पूछ लेता है या फिर 2 नंबर में कि मैग्निफिकेशन बता दो। तो जब मैग्निफिकेशन आपसे पूछा जाए तो बड़ा आसान है मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, H'/H। अब ये H'/H क्या है, H' है इमेज की हाइट और H है ऑब्जेक्ट की हाइट। आगे समझ, H' इमेज की हाइट और H ऑब्जेक्ट की हाइट। और कभी कभार क्या होता है, इसको V और U की फॉर्म में भी निकालना होता है, तो -v/u ये वाला फॉर्मूला आपका करेक्ट रहेगा। तो अगर आपसे मैग्निफिकेशन का है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर आपसे सिंपल उसकी फोकस पूछे और इमेज और ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी हो तो ये, अगर इमेज ऑब्जेक्ट इन तीनों में से कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी हो और 2 दे रखी हो तब तो वैल्यू ये रखेंगे। और अगर आपसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछ रहा हो तो वैल्यू ये मतलब फॉर्मूला ये रखेंगे, और इसके बाद तो फिर सॉल्व होता चला जाएगा आराम से।
पर कंडीशन क्या है, बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है जब वो नहीं समझ पाते कि साइन कन्वेंशन का लॉ किस तरह से काम करने वाला है, और वही हो जाती है गलती। उसको मैं अभी क्लियर कर रहा हूं ताकि तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, दोनों में अलग अलग कंडीशंस फॉलो होंगी। जैसे कि अगर कॉनकेव है तो फोकस हमेशा निगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था। उसके बाद अगर मान लो कॉनकेव जो है वो मतलब उसकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो भी हमेशा नेगेटिव होगी। अच्छा, अजीब बात यह है कि चाहे फिर वो कॉनकेव हो, सही है, या फिर वो क्या हो, कॉन्वेक्स हो, दोनों केसेस में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू रहेगी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, अपने मन में दिमाग में बसा लेना। दूसरी कंडीशन आती है आपकी इमेज की। तो जो इमेज होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव हुई तो वो रियल कहलाएगी, ठीक है, और अगर निगेटिव हुई तो वो वर्चुअल कहलाएगी। पॉजिटिव हुई तो निगेटिव, और अगर निगेटिव हुई तो वो वर्चुअल कहलाएगी। दोनों केसेस में ऐसा होगा, पर मेनली क्या होता है, कॉन्वेक्स में जो वैल्यू आपकी इमेज की है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो हमेशा राइट साइड में होती है। किसके राइट साइड में होती है? कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड में होती है। अंडरस्टैंड? उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो भाई लोग सीधी सी बात समझ लो, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहे कि भाई ये बता दो कि इमेज की मतलब क्या है, इमेज रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो सीधी सी बात है, जब आपसे वो नेचर पूछता है, क्या पूछता है? नेचर, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है उसका नेचर क्या है, जो इमेज है उसका नेचर क्या है। तो देखो, जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप निकालते हैं और मैग्निफिकेशन की वैल्यू मान लो पॉजिटिव में आ गई, तो जो इमेज होगी आपकी उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो उसको पकड़ लेना और सीधा लिख देना रियल एंड इन्वर्टेड। ये दो चीज आपको याद रखनी है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में है तो इसका मतलब है कि जो आपका नेचर है इमेज का वो है रियल एंड इन्वर्टेड। इस बात को ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा और उसके काफी सारे मेथड्स पढ़े और उसके जितने भी हमने न्यूमेरिकल करने थे वो भी कर दिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन अब ये आ जाती है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये समझो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या और उसका वर्क क्या होता है। सीधी सी बात है, अगर एक मीडियम है, मान लो कि ये एयर है, सही है, और दूसरी जो है वो मान लो कि वाटर है, एक है एयर और एक है वाटर, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें भी एक नॉर्मल होता है, एक इमेजिनरी लाइन नॉर्मल, ठीक है, पहले ही बताया था, याद होगा। इसके बाद क्या होता है, एक लाइट यहां से आई मान लो, ठीक है, और जब वो आती है तो आने वाली लाइट को कहते हैं हम इंसिडेंट रे और जाने वाली को कहते हैं रिफ्लेक्टेड, लेकिन यहाँ पे कहते हैं रिफ्रैक्टेड। कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि जब इंसिडेंट रे यहाँ एंटर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो थोड़ा सा बेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी सी बेंट हो जाती है, बस यही इसकी हरकतें होती है, इस वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। सिंपल इज दैट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कि जब कोई इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, एंड दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। पहली चीज। तो फिर इसके लॉस, लॉ नंबर 1, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज लाइज ऑन अ सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पर सबके सब क्या होते हैं, टच होते हैं। तो पहला तो हो गया सिंपल, खत्म। दूसरा लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ हमसे कहता है, इसको हम इस लॉ में क्या होता है कि जो साइन आई होता है अपॉन साइन आर वो इक्वल होता है किसके, कांस्टेंट होता है। दूसरी एक बेहतरीन बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस सेकंड लॉ में क्या होता है, इन दोनों के जो भी एंगल होते हैं उनका रेशो कांस्टेंट होता है, उनका रेशो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये दोनों के दोनों लॉ आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो कांस्टेंट के बराबर है। अब ये कांस्टेंट क्या है, तो ये एक तरीके का मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल माना जाता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो कंडीशन ये आती है, जैसे हमने नाम बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा लगता है जैसे कोई हवा है,
लेकिन वो कोई हवा नहीं है, सिंपल सी चीज है, बड़ी आसान चीज है, एक तरीके की पावर होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसकी पावर होती है ध्यान से समझना। मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो रही है, होने के बाद वो बेंड हो रही है। अच्छा वो बेंड क्यों हो रही है? एक तरीके से उसकी पावर है कि वो उसे कितना बेंड कर सकती है, आया समझ? यानी फॉर एग्जाम्पल मेरी कितनी पावर है कि मैं, मतलब कि क्या मैं एक घूंसे में एक दीवार को गिरा सकता हूं? नहीं गिरा सकता। हल्क गिरा सकता है? हाँ भाई हल्क तो गिरा सकता है। तो वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मैं इसको एक मीडियम के थ्रू अगर उसको जज करने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है और दूसरे मीडियम में कितनी पावर है कि वो उसको कितना बेंड कर सकता है, आगे समझ? और जब वो उसे बेंड करता है तो वही उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, आगे समझ? और कुछ भी नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसके अलावा। तो अब जो हम समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम जिसमें डबल रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब ये डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक गिलास है, क्या है, एक गिलास है, और उस गिलास के अंदर एक लाइट रे आती है, किस तरह आती है? इस तरह आती है, ठीक है, और फिर आने के बाद थोड़ा सा क्या होगी? ऑब्वियस बात है कि थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होते समय वो बेंट होगी, और बेंट होने के बाद जब वो उस गिलास से बाहर की तरफ निकलेगी तो दोबारा से क्या हो जाएगी? उसी कंडीशन में फिर से बेंट हो जाएगी जैसे वो आ रही थी। तो जैसे वो आ रही थी थोड़ी बेंट हुई, जब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी जब ग्लास के मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगी? फिर से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो कंडीशन क्या है? चलिए इसे थोड़ा सा बनाकर आपको बता देते हैं। ये जो है ना आपका, यह है नॉर्मल, ठीक है, ये क्या है? ये है इंसिडेंट एंगल, ये क्या है? ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, सेकंड नहीं फर्स्ट ही लिखना चाहिए। और ये जो है ना आपका, ये भी क्या है? नॉर्मल। ये क्या है आपका? इंसिडेंट, सेकंड इंसिडेंट एंगल है। और ये क्या है? सेकंड रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब कंडीशन क्या है? यहां चला गया, ये यहां से आ रहा था, ये इंसिडेंट थी, और ये किस तरह से वर्क करी ध्यान समझो। जो पहला वाला मीडियम होता है उसे हम रेयर कहते हैं, और दूसरा होता है डेंसर, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये रेयर से जब डेंसर में एंटर होती है तो रिफ्रैक्शन के थ्रू, अगर रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी क्या हो गई? बेंट हो गई। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया था, ग्लास के अंदर कितनी पावर है कि वो उसे कितना बेंड कर सकता है, अकॉर्डिंग टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इसको क्या कर देता है? थोड़ा सा बेंड कर देता है। अब बेंड हो जाने के बाद जब ये इस ग्लास से बाहर निकल रही होती है, तो जब बाहर निकल रही है तब उसके लिए भी तो एक इंसिडेंट रे हुई ना। तो जब इंसिडेंट रे इससे बाहर निकलेगी तो थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी, और जब वो बेंड होगी तो उसी कंडीशन में अगर हम यहां से देखें तो एक तरीके से वैसे ही क्या हुई है, ये स्ट्रेटली गई है, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और दोबारा से उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई थी। तो इस कंडीशन को समझना बेहद जरूरी है कि किस तरह से ये बेंड होती है और किस तरह से ये वर्क करती है। हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन, यहां पर जब भी एक इंसिडेंट रे आई, सारी बातें बता चुके, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक तो ये वाला जो एंगल है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, ये हम पहले बता चुके हैं। फिर आने के बाद ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर जो लास्ट वाला एंगल आता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस, और उसको हम P से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया एंगल ऑफ इमरजेंस किसे कहते हैं। अब कंडीशन ये है कि जब भी कोई रे ऐसे आई है, मान लो ये ग्लास इसके बीच में नहीं होता, और जब वो नहीं होता तो ये रे तो सीधी 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 आती, यानी इस तरह से आती। तो यहां पर एक डिस्टेंस बन गया है जो वो आती अगर ये ग्लास नहीं होता तो, पर अब नहीं आ पा रही है। तो कंडीशन ये है कि उस एक डिस्टेंस को, जो उससे इसका डिस्टेंस बन चुका, इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो हमें बताता है कि एक ये डिस्टेंस, एक डिफरेंस है जो होता अगर ये ग्लास बीच में नहीं होता। तो क्या हुआ? लास्ट वाले एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये जो फिर हमारा डिस्टेंस बना इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही गया है। इसके बाद आप एक बात समझें, ये रेयर से डेंसर मीडियम है, लास्ट रह गई है, और ये डेंसर से रेयर मीडियम है, ठीक है, आ गया समझ। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब एंटर करती है इंसिडेंट रे तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ से उधर दूसरी तरफ बेंड होगी। तो जब, फिर से बता रहा हूं, रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो जो रे है इंसिडेंट वो जब रिफ्रैक्ट होगी तो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी,
लेकिन जैसे ही वो डेंसर से मतलब रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूसरी तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये गलती आप इसमें दोबारा नहीं करेंगे, अगर करी तो फिर देख लेना गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी उससे पहले हमने थोड़ी देर पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की किसी चीज की बात करी थी और बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है C अपॉन V। आप लोग ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला C अपॉन V। अब C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सही है, सी का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कि भाई एयर में कितनी स्पीड होती है लाइट की, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अरे भाई सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और बी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कि यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, देखो सबको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है, क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमारे पास है और ये गिवन होती है क्वेश्चन में, ये हमारे पास होती है, हमें मालूम है, आप भी याद कर लो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो नीचे वाली है ना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आप किसी भी मीडियम का क्या निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो भाई हम कहते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, एयर से वाटर में जा रही है लाइट, तो एयर से जब वाटर में जा रही है तो एयर का तो आपको पता है, और अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वो सिंपल सी बात है, अगर वो आपको 1 इंटू 10⁴ दे दे, मान लो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना होता नहीं है लेकिन मान लो, तो आप कैसे निकालोगे, बस सी की जगह क्या रखोगे, वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में बी की जगह क्या रख दोगे, जो वैल्यू गिवन हो 10⁴, बस इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, 3 आ जाएगा इंटू 10⁸, 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, इसका मतलब 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। लो आ गई वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आ गया मीडियम का, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे। अब आओ थोड़ा सा लेंस की तरफ चले जाए। तो बेटे अब सवाल है कि आपको समझाने हैं लेंस। तो लेंस कैसे कहते हैं, ध्यान सुनो, लेंस बड़ा सिंपल होता है। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बीच में से मोटा होता है और साइडों में से पतला होता है, सही है, दिस इज थिक फ्रॉम मिड एंड थिन फ्रॉम कॉर्नर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉनकेव की, तो कॉनकेव बीच में से होता है पतला लेंस और साइडों में से होता है मोटा लेंस। तो देखो अगर मैं बात करूं कॉनवेक्स की, तो देखो बीच में से मोटा है और साइडों में से क्या है, पतला है। और अगर मैं बात करूं कॉनकेव की, तो ये साइडों में से क्या है, मोटा, और बीच में से क्या है, पतला। लो लाइन खींच देते हैं इनके बीच में, परेशान नहीं होना, बीच में से एक लाइन खींच दी हमने, इसे मान लेते हैं हम, क्या मानते हैं, इसे मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। थैंक यू बताने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो है इसे भी क्या कहते हैं हम, इसे भी कुछ प्रिंसिपल एक्सिस टाइप से कुछ कहते हैं, उम्मीद है आपको पता होगा। ओके, इसके बाद सुनो, सबसे पहली चीज, जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट लेंस के अंदर आती है, सही है, तो क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। क्या होती है, कन्वर्जिंग कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबकी सब क्या होती हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, या फिर कह सकते हैं एक जगह आकर, मतलब कि आ तो ऐसे रही हैं लेकिन जा ऐसे रही हैं, ऐसे, ठीक है, तो इसे कहते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, ये कन्वर्जिंग मतलब कि इस लेंस में सारी लाइट क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं। और जब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें उल्टा है, मतलब कौन, मतलब मिरर्स का उल्टा होता है। इसमें जब इंसिडेंट रे आती है तो इस सारी की सारी क्या हो जाती है, डाइवर्जिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्जिंग, यानी कि आ तो ऐसे रही है लाइट और जा ऐसे रही है। तो उम्मीद आप बात समझ चुके होंगे कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है। तो अब आ जाते हैं हम लेंस की कुछ कंडीशंस पर, लेंस के मतलब के जितने भी रे डायग्राम है उनकी तरफ थोड़ा सा आएंगे कि जब इंसिडेंट रे कैसे आए कि वो फिर कहां जाए, रिफ्रैक्ट होकर कहां जाए या रिफ्लेक्ट होकर कहां जाए। तो लेंस में कैसे काम करता है अभी बताता हूं आपको, आप परेशान नहीं होना, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। एक बात बड़ी खास है कि ये बिल्कुल आसान है। देखिए डायग्राम उल्टा पुल्टा है लेकिन नॉलेज बहुत परफेक्ट है, ध्यान सुनो। पहली चीज, पहला केस, पहले केस में देखो रे कैसे आ रही है, इंसिडेंट बिल्कुल पैरेलल आ रही है, बिल्कुल पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और जा कहां से होकर रही है, फोकस से होकर जा रही है। आगे समझ, तो ये देखो फोकस नंबर 2 F2 से होकर जा रही है। दूसरी कंडीशन, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये भी कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन उसका एक इमेजिनरी लाइन किस पे से होकर आ रही है, फोकस पर।
तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि फोकस दो होते हैं, एक होता है F1 और एक होता है F2। हर बार यही कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन भी बड़ी सिंपल है और पहले जैसी है, बिल्कुल कॉनकेव, जैसे हमने मतलब के मिरर वाले में सिखाया था, बिल्कुल वैसी है। देखो यहाँ पर क्या है, आई कैसे आई, फोकस से होकर आई और फिर लेंस से टच होकर बिल्कुल कैसी निकल गई, सीधी एकदम पैरेलल हो गई। ठीक है, बिल्कुल सेम है। और कॉन मतलब केव में भी ऐसे ही है, बिल्कुल देखो किसकी सीध में आ रही है, फोकस की सीध में आ रही है, लेकिन जा कैसे रही है, बिल्कुल पैरेलल जा रही है। ये तो हो गए दो केसेस। अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा बड़ा आसान है और इसमें तीन ही केसेस आप पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये तीन केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस बड़ा आसान है अगर आप तीसरे केस की तरफ गौर करें। तो अगर तीसरे केस में, जैसे कि हमने पहले वाले में एक कंडीशन थी कि अगर मान लो कि अगर ये कर्वेचर से होकर आए, कहां से, कर्वेचर से। अब इसका कर्वेचर, इसका सेंटर तो ये है भैया, अब सेंटर से जब होकर आएगी तो कहां जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, सीधी चलेगी। ये है इसका थर्ड कंडीशन। अब आप सोचेंगे कि भाई कॉनकेव में थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा। देखो भैया कॉनकेव में कैसे नहीं होता, कॉनकेव में भी देखो ये ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है, कैसे आ रही है, ऐसे, और जा भी कैसे रही है, बिल्कुल सीधा ऐसे ही जा रही है। तो ये होती है कंडीशंस इन पूरे के पूरे डायग्राम्स की। तीन चीजें थी, पहले पहले क्या थी, अगर रे बिल्कुल पैरेलल आ रही है लेंस के, यानी कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो कहां होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और कॉनकेव में भी ऐसा ही, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी कंडीशन जो मैंने मिटा दी, रफ कर दी, वो बड़े सिंपल थी कि अगर वो बिल्कुल फोकस से होकर जा रही है तो वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरा हो गया। तीसरा सुनो, अगर वो कर्वेचर से, सेंटर से होकर जाएगी तो सीधी चली जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, कहीं नहीं मुड़ेगी। जैसे आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं कि मत मुड़ना, मत कहीं और जाना, सीधा घर आना स्कूल से, वैसे ही। दूसरी चीज ये कि अगर कॉनकेव की बात करें तो ये जब किसी एक पॉइंट से होकर गुजरेगी तो ये भी सीधी चली जाएगी, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अब ध्यान से समझो, आज मैं इस पूरे के पूरे सेशन को कंप्लीट करने वाला था, लेकिन क्या बचा है, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल बचे हैं, जो आप ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से आ सकता है, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। ठीक है, आप लोग कह रहे हो सर अपने रुमाल से ही क्वेश्चन दिए, मेरा रुमाल नहीं है, एक तरीके का डस्टर है। दूसरी चीज, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। आगे समझ, मतलब लेंस में ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। पहले वाले में, मिरर वाले में बीच में प्लस आ गया था, लेंस वाले में बीच में माइनस आ गया है। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, मैग्निफिकेशन का बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन कंडीशन ये है, मिरर वाले फॉर्मूले में ये माइनस v अपॉन यू था, पर इसमें माइनस का कोई काम नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है, दोनों के दोनों इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको समझा दिए हैं। आप इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करें और इसको सॉल्व आउट करें। लगभग ये चैप्टर क्लियर हो चुका है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को और ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ाऊं, डिटेल में समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। पता है क्यों? टाइम तो नहीं बता सकता, पर इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, और आपको मैं सच बता रहा हूं, इतनी रात को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ें। आप लोग सोचते हो कि आप लोग मतलब आप ही मेहनत करते हो, हम टीचर थोड़ी ना मेहनत करते हैं। सच बता रहा हूं, रात के 1 बज रहे हैं, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। और ये रात के 1 बजे की मेहनत आपके लिए, ताकि आप घर बैठकर आराम से पढ़ो। और अगर तब भी आप ना पढ़ो तो मैं क्या कर सकता हूं? कमेंट करके जरूर बताना कि फिर मैं क्या कर सकता हूं अगर आप नहीं पढ़ोगे। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ये स्टडी लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जा सके। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सारी स्टडी आप बार बार देखें और सीखें, क्योंकि वक्त है सीखने का।